हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम इस वीडियो में स्पैन ऑफ कंट्रोल डिस्कस करने वाले हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर करता है एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को अपने नीचे इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। सो द नंबर, ठीक है, जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक सुपीरियर अपने नीचे अच्छे से मैनेज और कंट्रोल कर सकता है उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अब ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्पैन ऑफ कंट्रोल का एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब टॉप मैनेजमेंट पे वी कैन सी देयर इज सीईओ। सीईओ के अंदर दो जनरल मैनेजर है, तो यहां पर सुपीरियर कौन है? सीईओ है, और सीईओ के सबऑर्डिनेट्स कौन है? जनरल मैनेजर है। यहां पर स्पैन ऑफ कंट्रोल फॉर सीईओ इज 2, क्योंकि सीईओ के नीचे दो सबऑर्डिनेट्स हैं जिसे वो इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है। वैसे ही जनरल मैनेजर के नीचे हम देख सकते हैं दो मैनेजर्स हैं। सो फॉर जनरल मैनेजर ऑल्सो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज 2, क्योंकि वो अपने नीचे दो मैनेजर्स को मैनेज कर रहा है। एंड यहाँ पर मैनेजर के नीचे भी दो एम्प्लॉइज हैं। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल फॉर मैनेजर इज ऑल्सो 2। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली यहाँ पर बताता है एक सुपीरियर अपने नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करता है, राइट। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो कितने सबऑर्डिनेट्स एक मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, उससे भी हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो फर्स्ट वे से सीईओ एक है, इसके नीचे दो जनरल मैनेजर हैं, तो सीईओ के लिए स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 हो गया। या फिर दो जनरल मैनेजर्स सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, राइट, तो दो सबऑर्डिनेट्स अपने सुपीरियर को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए भी स्पैन ऑफ कंट्रोल सीईओ का 2 है। ओके अब स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर इम्बैलेंस्ड है, दैट इज अगर बैलेंस्ड नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है मैनेजर्स के लिए, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स मैनेजर फेस कर सकते हैं अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल बैलेंस्ड नहीं है तो? नाउ बाय बैलेंस्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल यहां पर हमारा मतलब है कि अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा हो, दैट इज अगर ज्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक मैनेजर के नीचे हो या बहुत ही कम नंबर के मैनेजर्स एक सबऑर्डिनेट के नीचे हो, तो दोनों के अपने अपने फ्लॉज होते हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। और वो क्या डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं मैनेजर्स के लिए, वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहला तो ये कि मैनेजर्स ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं वर्क से अगर मैनेजर्स के नीचे बहुत ही कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रहते हैं। अब कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रहने से क्या होता है कि मैनेजर को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है, वो अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स में बहुत ज्यादा डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसलिए नहीं डेलीगेट कर सकते हैं क्योंकि उसके नीचे बहुत कम एम्प्लॉइज हैं, बहुत कम सबऑर्डिनेट्स हैं, राइट। तो बर्डन ऑफ द वर्क मैनेजर के पास ही रह जाता है। अब जब बर्डन ऑफ द वर्क मैनेजर के पास है तो ऑब्वियसली मैनेजर बहुत सारे काम पे फोकस नहीं कर सकता है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इफ स्पैन ऑफ कंट्रोल प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं होता है तो। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि देयर इज डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब डिफिकल्टी यहाँ पर किस लिए हो रही है? अगर एक मैनेजर के नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं तो मैनेजर को डिफिकल्टी होगी इतने सारे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स के एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, उनको देखना, उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करना, फिर सबऑर्डिनेट्स को फीडबैक देना कि उसे सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स भी नीचे रहते हैं मैनेजर्स के, तो भी मैनेजर्स को प्रॉब्लम हो जाती है एक कोऑर्डिनेशन में। थर्ड प्रॉब्लम यह है कि कंट्रोलिंग में डिफिकल्टी हो जाती है। अगेन सेम प्रॉब्लम, अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं मैनेजर्स के नीचे तो उन्हें कंट्रोल करने में मैनेजर्स को प्रॉब्लम होती है। देन नेक्स्ट वन इज पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। लास्ट वन इज पुअर डिसिप्लिन। अगर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आ रही है, मैनेजर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैनेजर ओवरबर्डन्ड विद वर्क है, अगर पुअर कम्युनिकेशन है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन पुअर होगा, डिसिप्लिन प्रॉपर्ली नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज द मैनेजर इज नॉट एबल टू मैनेज द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैनेजर मैनेज नहीं कर पा रहे अपना सबऑर्डिनेट्स को। सो ये इंपॉर्टेंस है स्पैन ऑफ कंट्रोल का।
इसलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना मैनेजमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, पहला है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल और दूसरा है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि कुछ ही एम्प्लॉइज रिपोर्ट करते हैं मैनेजर को। इसका ये मतलब है कि एक मैनेजर के नीचे कम सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, राइट। अब कम सबऑर्डिनेट्स रहने से क्या होता है, मैनेजर को कम लोगों को सुपरवाइज करना पड़ता है और मैनेजर बहुत ही टाइट कंट्रोल रख सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के एक्टिविटीज पर। अब टाइट कंट्रोल का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छे से सारे एक्टिविटीज को देख सकते हैं सबऑर्डिनेट्स के, राइट, एंड काफी क्लोज चेक रख सकते हैं सबऑर्डिनेट्स के एक्टिविटीज को। अगर कोई फ्लॉ होता है तो उसको देन एंड देयर तुरंत सबऑर्डिनेट्स को बता देते हैं कि आप करेक्ट करो, राइट। तो बहुत ही टाइट कंट्रोल रखते हैं मैनेजर्स नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में अपने सबऑर्डिनेट्स के एक्टिविटीज में। एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं, दैट इज नंबर ऑफ हायरार्कीज जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये एक टॉल स्ट्रक्चर है। टॉल स्ट्रक्चर तब बनता है जब स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है। अब हम इसे ऐसे समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 20 बंदे हैं, राइट, एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर वहां पर है 2, दैट इज एक मैनेजर के नीचे सिर्फ 2 बंदे हो सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर डिवाइड करना है इसे तो हम क्या करेंगे, लेयर्स बढ़ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। लेयर्स कैसे बढ़ जाएंगे, हायरार्की इंक्रीज हो गई, दैट इज पहला हायरार्की हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर बन गए सीनियर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स के नीचे कुछ मिडिल मैनेजर्स आएंगे, उनके नीचे कुछ जूनियर मैनेजर्स आएंगे, फिर उनके नीचे कुछ वर्कर्स आएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर मैनेजर और उसके नीचे वर्कर ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल कम है, तो हमें कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रखते हैं सुपीरियर्स के नीचे, इसीलिए यहाँ पर जो ये हायरार्की है, लेवल्स है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है और इसीलिए नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल के चलते एक टॉल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। अब ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जब नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल फॉलो करते हैं तो मैनेजरियल हायरार्कीज कैसे बढ़ती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं टॉप मैनेजमेंट है, उसके नीचे स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 है, राइट। स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 है मतलब टॉप मैनेजमेंट के नीचे 2 सबऑर्डिनेट्स हैं। अब इनके नीचे भी 2-2 सबऑर्डिनेट्स हैं और हर एक सुपीरियर्स के नीचे यहाँ पर हम देख रहे हैं 2-2 सबऑर्डिनेट्स हैं। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि यहाँ हम देख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 4 हायरार्कीज हैं, दैट इज 4 लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में और इसके चलते एक काफी टॉल स्ट्रक्चर बन रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काफी डिटेल्स में डिस्कस किया है। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर कम या ज्यादा हो तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमने देखा कि अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है, दैट इज अगर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर एन एम्प्लॉई और अंडर अ मैनेजर इज लेस, तो क्या होता है, एक नैरो या एक टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर। अब मेरिट्स ऑफ नैरो स्पैन क्या क्या होते हैं, यहाँ पर मैनेजर काफी क्लोजली सुपरवाइज कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के एक्टिविटीज को, क्योंकि कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं एक मैनेजर के नीचे, तो वो काफी अच्छे से सुपरवाइज कर सकते हैं, राइट। अब हम इसको इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर एक क्लास में जनरली क्या होता है, क्लासरूम्स में एक टीचर के नीचे 40 स्टूडेंट्स रहते हैं, बट हम ऐसा एक सिचुएशन मानते हैं जहां पर कि एक क्लास में एक टीचर के नीचे सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से 5 स्टूडेंट्स पे नजर रख सकते हैं, उनके एक्टिविटीज को देख सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा कहीं पर गलती करता है तो टीचर तुरंत सुधार सकता है वहां पर। तो इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करें तो मैनेजर को टीचर की जगह रख लेते हैं एंड बच्चों की जगह सबऑर्डिनेट्स को रख देते हैं। तो मैनेजर क्या है, बहुत ही क्लोजली यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स के एक्टिविटीज को सुपरवाइज करते हैं। कोई फ्लॉ होता है तो उसे तुरंत वहीं पर सुधार सकते हैं, right? Then second one is there can be better communication amongst superiors and subordinates. अब number of subordinates अगर कम है एक मैनेजर के नीचे तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन उनके बीच में काफी अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी, क्योंकि कम पीपल हैं मैनेजर के नीचे, तो मैनेजर के पास प्रॉपर टाइम है उन सारे सबऑर्डिनेट्स की बातों को सुनने के लिए और उनसे बेटर वे में कम्युनिकेट
दैट इज बात करने के लिए, राइट। द थर्ड वन इज इट प्रमोट्स पर्सनल रिलेशनशिप अमंग सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। अब अगर मैनेजर बहुत ही क्लोजली सुपरवाइज कर रहा है अपने सारे सबऑर्डिनेट्स के एक्टिविटीज को, कम्युनिकेशन मैनेजर और सुपीरियर्स के बीच में काफी अच्छी है, तो ऑब्वियसली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो जाएगा बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो रहा है बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, right? Then the last one is control on subordinate can be tightened in narrow span of control. अब हमने देखा कि narrow span of control में क्या होता है, बहुत ही कम number of subordinates रहते हैं एक मैनेजर के नीचे, तो कंट्रोल जो है एक सबऑर्डिनेट पर सुपीरियर का वो टाइट किया जा सकता है। अब यहाँ पर टाइट करने का ये मतलब है कि मैनेजर काफी क्लोजली एंड काफी क्लोज चेक रख सकता है सबऑर्डिनेट्स के सारे एक्टिविटीज पर, राइट। अब क्लोज चेक रहने का फायदा ये होता है कि अगर सबऑर्डिनेट कोई फॉल्ट करता है या कोई फ्लॉ है उसके वर्क में, तो मैनेजर तुरंत उसे करेक्ट कर सकता है। एक लंबे प्रोसीजर या मीटिंग की वेट करने की जरूरत नहीं रहती है यहाँ पर, राइट। अब लिमिटेशंस क्या क्या है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल के। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल से बहुत सारे लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, और जब बहुत सारे लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में डायग्राम्स में एक्सप्लेन किया था, अगर बहुत सारे लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं तो लोअर मैनेजमेंट वालों को हायर मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करने में काफी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। The second one is more managers are needed to supervise the subordinates. This increases the overhead expenditure, that is the salary. Thus, it is a costly form of structure. अब अगर क्लासरूम वाला एग्जाम्पल देखें तो मैंने बताया था कि जनरली क्या होता है, एक क्लासरूम में एक टीचर के नीचे 40 स्टूडेंट्स होते हैं, बट अगर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के कॉन्सेप्ट से देखें तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक क्लासरूम में एक टीचर के नीचे सिर्फ 5 स्टूडेंट्स रखते हैं, राइट। तो अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो 8 टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जहां 8 टीचर की रिक्वायरमेंट है 40 बच्चों पे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यूजुअली एक टीचर के कॉस्ट में ही 40 बच्चों का सुपरविजन हो जाता था, बट यहां नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल वाले कॉन्सेप्ट में 8 टीचर की रिक्वायरमेंट है टू सुपरवाइज 40 स्टूडेंट्स। सो ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होंगे तो उनकी सैलरी भी ज्यादा होगी, दैट इज एक्सपेंडिचर ज्यादा होगी स्कूल के लिए। सो इन द सेम वे अगर सबऑर्डिनेट्स कम होते हैं एक मैनेजर के नीचे तो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा मैनेजर की जरूरत होगी, राइट, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स का नंबर तो सेम है, वर्कर्स के नंबर तो सेम है। अब उनको देखने के लिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 40 सबऑर्डिनेट्स हैं और एक मैनेजर के नीचे सिर्फ 2 या 3 सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मैनेजर्स तो चाहिए ही ज्यादा to supervise the activity of those subordinates. तो obviously organization का overhead expenditure, that is salary के form में organization का expense increase हो जाएगा, इसीलिए इसे costly form of structure कहते हैं, right? The third one is increasing gap between top managers and workers slows down the communication process. अब जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में भी बताया था कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, एक टॉल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, राइट। क्या होता है, एक टॉल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब टॉल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज बन जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज बनने से क्या होता है कि जो लोअर मैनेजमेंट है वो टॉप मैनेजमेंट से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे दूसरे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आ जाते हैं। तो अगर लोअर मैनेजमेंट को या वर्कर को कुछ भी कम्युनिकेट करना है टॉप मैनेजमेंट से या मिडिल मैनेजमेंट से, तो बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि आप पहले जूनियर मैनेजर को रिपोर्ट करो, फिर जूनियर मैनेजर मिडिल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, मिडिल मैनेजर सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, एंड देन द सीनियर मैनेजर विल रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, राइट। तो अब इतने लंबे प्रोसेस में कम्युनिकेशन बहुत ही स्लो हो जाता है, which is very disadvantageous for the organization. तो ये एक लिमिटेशन है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का। देन अगला है superiors have to perform routine jobs of supervising the subordinates and have less time for strategic matters. अब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर एक मैनेजर के नीचे
बहुत ही कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रहते हैं एंड मैनेजर बहुत ही टाइट चेक रख सकता है अपने सारे सबऑर्डिनेट्स के एक्टिविटीज पे, बहुत ही क्लोजली सुपरवाइज कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स के एक्टिविटीज को। बट बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है बाय एंड बाय कि मैनेजर्स इतने इनग्रॉस्ड हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं रूटीन जॉब्स ऑफ सुपरविजन में ही कि वो सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के जॉब्स को ही सुपरवाइज करते रह जाते हैं एंड उनको बहुत ही कम टाइम मिलता है स्ट्रैटेजिक मैटर्स पे फोकस करने का। सी डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट जॉब्स, राइट? तो एक वर्कर का जॉब डिफरेंट है फ्रॉम मैनेजर का जॉब। सो मैनेजर बेसिकली हैज टू फोकस मोर ऑन स्ट्रैटेजिक मैटर्स। अब यहां पर क्या हो रहा है कि मैनेजर सुपरवाइज करने में ही अपना सारा टाइम लगा दे रहे हैं और वो स्ट्रैटेजिक मैटर पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो ये भी एक लिमिटेशन है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का। Then the last one is employees here work under strict control of superiors. And decision making is centralized, which restricts employees' creative and innovative abilities. अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, मेरी पिछली वीडियो में। यू कैन रेफर बैक इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चैप्टर। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जहां पर डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होती है, दैट इज जहां पर डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है। तो जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है वहां पर क्या होता है कि एम्प्लॉइज दैट इज सुपीरियर्स काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स पे। तो सीनियर्स क्या कर रहे हैं, मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रख रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स पे। सारे डिसीजंस जो हैं वो मैनेजर्स ले रहे हैं। तो एम्प्लॉइज या वर्कर्स या सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो फील करते हैं कि उनकी क्रिएटिव और इनोवेटिव एबिलिटीज को इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, जिस चलते एम्प्लॉइज एट टाइम्स डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं। सो ये भी एक फ्लॉ है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का। अब फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि अब उनका स्ट्रक्चरिंग हो गया है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, दे आर प्रैक्टिसिंग नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, बट एट अ टाइम दे फील दैट नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल उतना बेनिफिशियल नहीं है एंड दे शुड रीस्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन। सो टू रीस्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करते हैं, या तो डाउनसाइजिंग करते हैं या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। अब डाउनसाइजिंग का मतलब है वो सर्टेन एम्प्लॉइज फ्रॉम द मिडिल मैनेजमेंट को निकाल देते हैं सो दैट वर्कफोर्स कम हो जाए। अब अगर वर्कफोर्स कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लैट होगा रादर देन टॉल, राइट? क्योंकि अगर बीच के लेवल्स निकाल रहे हैं, मैनेजरियल लेवल्स, हायरार्की को कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर उतना टॉल नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। सेकेंड वन इज रीस्ट्रक्चरिंग। यहां पर क्या होता है कि ऑपरेशनल प्रोसेस, ओनरशिप, बहुत सारी चीजें जो एक ऑर्गेनाइजेशन की उसको रीस्ट्रक्चर या चेंज किया जाता है। सो ये सिंपली एक इंफॉर्मेशन है जस्ट टू कीप इन माइंड कि डाउनसाइजिंग और रीस्ट्रक्चरिंग से लिमिटेशंस जो हैं टॉल स्ट्रक्चर के वो रिमूव किया जा सकता है। और लिमिटेशन क्या है टॉल स्ट्रक्चर का कि उसमें बहुत सारे लेवल्स ऑफ हायरार्कीज हैं और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। तो ये दो प्रोसेस हैं बाय विच लिमिटेशन ऑफ टॉल स्ट्रक्चर कैन बी रिमूव्ड, राइट? अब द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक मैनेजर के नीचे काफी लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रहते हैं। सो अगर एक मैनेजर के नीचे लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं तो यहां पर क्या होगा, एक काफी फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का और यहां पर बहुत ही कम हायरार्कियल लेवल्स होते हैं, राइट? सो ये डिफरेंस है बिटवीन वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं एक मैनेजर के नीचे, एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, बहुत ही लेसर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं एक मैनेजर के नीचे। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं इसलिए एक फ्लैट स्ट्रक्चर आता है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में बहुत ही टॉल स्ट्रक्चर आता है ऑर्गेनाइजेशन का। और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में हायरार्कियल लेवल्स जो हैं वो काफी कम होते हैं, एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में हायरार्कियल लेवल्स जो हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं, राइट?
अब ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं काफी फ्लैट सा लुक आ रहा है, ये टॉल नहीं जा रहा है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये काफी फ्लैट सा आ रहा है। दिस इज नॉट टॉल, जैसा कि हमने नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में देखा था कि एक ट्राइंगुलर सा लुक आ रहा था, वो ट्राइंगुलर या टॉल लुक नहीं आ रहा है, बहुत ही फ्लैट सी लुक आ रही है। अब फ्लैट सी लुक क्यों आ रही है? क्योंकि एक सुपीरियर के नीचे, अब यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट में कौन है? सीईओ। सो यहाँ पर ये सुपीरियर के नीचे देखो कितने सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, 5 सबऑर्डिनेट्स हैं, राइट। तो सीईओ के नीचे 5 सबऑर्डिनेट हैं, 5 मैनेजर्स हैं, एंड एक मैनेजर के नीचे 5 सबऑर्डिनेट्स हैं। तो देखो दैट इज व्हाई यहाँ पर क्या है, मैनेजरियल लेवल्स आर आल्सो वेरी लेस, ठीक है। अब दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विथ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में हमने देखा था एक काफी ट्राइंगुलर सा लुक आ रहा था, क्योंकि एक सुपीरियर के नीचे कम सबऑर्डिनेट्स थे, 2 थे, और काफी सारे हायरार्कियल लेवल्स थे, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब मेरिट्स क्या क्या हैं वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल के? अब क्योंकि एक मैनेजर के नीचे बहुत ज्यादा सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, तो मैनेजर की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में हमने बोला था कि अगर एक टीचर के नीचे 5 स्टूडेंट्स हैं तो 40 बच्चों को मैनेज करने के लिए 8 टीचर की जरूरत लगेगी। बट वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या है, सिंपली यहाँ पर एक टीचर रख देते हैं 40 बच्चों को मैनेज करने के लिए। तो ऑब्वियसली 8 टीचर को जितना पैसा देंगे उससे तो काफी कम पड़ेगा 1 टीचर को मनी देना, दैट इज सैलरी देना। यहाँ पर जब एक मैनेजर के नीचे काफी ज्यादा सबऑर्डिनेट्स हैं तो ऑब्वियसली लेस कॉस्टली होगा ये, बिकॉज यहाँ पर managers कम रहेंगे for supervising the organizational activities. Now the second is decision making process is effective as superiors delegate authority to subordinates. तो जो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ज्यादा होती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस जब एक सुपीरियर अथॉरिटी देता है अपने जूनियर या सबऑर्डिनेट्स को टू डू द वर्क, और अथॉरिटी के साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है जिससे कि वो उस काम को कंप्लीट कर सके। सो जब एक मैनेजर के नीचे बहुत ज्यादा सबऑर्डिनेट्स होते हैं तो मैनेजर अपने काम को पार्ट वाइज डिवाइड करके सबऑर्डिनेट्स में डेलीगेट कर रहा है, तो सुपीरियर्स के बाद क्या है, काफी टाइम बच जाएगा, एंड विथ दैट टाइम द मैनेजर और द सुपीरियर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रैटेजिक मैटर। अब हमने ये नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में देखा था कि मैनेजर्स के पास स्ट्रैटेजिक मैटर या अपने मेन काम को पे फोकस करने का टाइम ही नहीं था, उनका सारा टाइम सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करने में ही जा रहा था, राइट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है टू द सबऑर्डिनेट्स, और जो मैनेजर है वो अपना मैक्सिमम टाइम स्ट्रैटेजिक मैटर्स पे फोकस करते हैं, राइट। फिर डिसीजन मेकिंग भी डिसेंट्रलाइज्ड है। ऑब्वियसली जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी, जब सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी दिया जाएगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कोई काम करने का, दैट इज उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी आ जाती है। सो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज हो जाता है डिसीजन मेकिंग, सारा डिसीजन टॉप मैनेजमेंट नहीं लेते हैं, मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट वाले लोग भी डिसीजन मेक कर सकते हैं, राइट। और जब लोअर मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आ जाती है, देन वो काफी मोटिवेटेड हो जाते हैं, जो कि हमने देखा था नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में लैक कर रहा था, राइट। Then the third one is subordinates perform the work efficiently since they are considered worthy of doing so by the superiors. अब जैसा कि मैंने बताया कि जब डिसीजन मेकिंग पावर एक सबऑर्डिनेट के पास आता है तो वो काफी अपने काम को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करता है, बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज वर्दी, दैट इज उसे लगता है ऐसा कि उसके काम को उसे ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और व्हेन एन एम्प्लॉय फील्स कि वो इंपॉर्टेंट है तो वो अपना हार्ट एंड सोल पुट करता है उस काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए। Then the next one is there is effective communication as the number of levels is less. अब वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल एक बहुत ही फ्लैट सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लुक देता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हायरार्कियल लेवल्स काफी कम है। तो जब नंबर ऑफ लेवल्स या नंबर ऑफ हायरार्कीज कम होते हैं तो मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट वाले लोगों को टॉप मैनेजमेंट से बात करने में या कम्युनिकेट करने में काफी कम टाइम लगता है, काफी कम टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव हो जाती है यहाँ पर। And the last one is it promotes innovative abilities of the top management. अब जब top management या manager अपना maximum work subordinates को delegate कर देते हैं तो उनके पास काफी टाइम रहता है managers के पास, so they focus mostly on the strategic matters,
इनोवेटिव एबिलिटीज अपना प्रमोट करते हैं। सो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की। सबऑर्डिनेट्स भी खुश हैं क्योंकि वहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हुई है एंड डिसेंट्रलाइजेशन है डिसीजन मेकिंग का। सो टॉप मैनेजमेंट भी खुश है बिकॉज देयर इनोवेटिव एबिलिटीज प्रमोट हो रहे हैं, दे कैन फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक मैटर्स, राइट। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब मेरिट्स के बाद कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या हैं? यहां पर सुपीरियर्स कैन नॉट क्लोजली सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज। अब सेम है, अगर एक क्लासरूम में एक टीचर के नीचे 5 बच्चा है तो वो टीचर जितना इफिशिएंटली और इफेक्टिवली उन 5 बच्चों को देखेगा और सुपरवाइज करेगा, इन द सेम वे उस टीचर के नीचे जिसके नीचे 40 बच्चे हैं वो नहीं कर पाएगा, राइट। बिकॉज 40 बच्चों को सुपरवाइज करना इज अ टफ जॉब, वहां टाइम लगता है, फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, एंड 5 बच्चों को सुपरवाइज करना या देखना काफी इजी जॉब है। सो सेम प्रॉब्लम आती है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में। जब एक मैनेजर के नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स रहते हैं तो उसे सुपरवाइज करने में फिर मैनेजर को प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो उतना क्लोजली चेक नहीं रख पाते उनके एक्टिविटीज को, उनके फ्लॉज को, उनके प्रॉब्लम्स को उतनी जल्दी नहीं करेक्ट कर पाते हैं, जो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल की एडवांटेज थी। Now next one is managers may find it difficult to coordinate the activities of subordinates. Now obviously अगर एक मैनेजर के नीचे 10-10 subordinates हैं या 7 subordinates हैं तो उनको सुपरवाइज करने में, उनके एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में मैनेजर को प्रॉब्लम आएगी। And the subordinates have to be trained so that the dilution of control does not affect organizational productivity. अब अगर एक मैनेजर के नीचे 5-6 सबऑर्डिनेट्स हैं तो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या कहता है? वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल कहता है कि यहां पर मैनेजर्स अपने वर्क को डेलीगेट कर देते हैं जूनियर्स में, सबऑर्डिनेट्स में, एंड सबऑर्डिनेट्स को पावर दे देते हैं, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं वर्क करने का, एंड दे हैव टू डू दैट पार्ट ऑफ वर्क। अब एक सबऑर्डिनेट अगर प्रॉपरली ट्रेन्ड नहीं है तो वो उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, राइट। क्योंकि यहां पर मैनेजर हमेशा एक चेक नहीं रख सकते हैं सबऑर्डिनेट्स पर, क्योंकि बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं उसके नीचे, तो वो काफी क्लोजली देख नहीं पाएगा सबऑर्डिनेट्स के एक्टिविटी को। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबऑर्डिनेट्स को खुद पता हो कि उसे क्या काम कैसे करना है। सो यहाँ पर ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर सबऑर्डिनेट्स ट्रेन्ड हैं तब it becomes very easy for one manager to manage 5-6 subordinates. But अगर subordinates new हैं, unexperienced हैं, उन्हें experience नहीं है इस job की, अपने work profile की, तो फिर organizational productivity hamper होगी क्योंकि subordinates अपना काम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। Because see, authority और responsibility मिल जाने से ही काम नहीं होती है। You need to have that skills also. तो आपके पास एक subordinate के पास जब तक वो skills नहीं है, वो training नहीं है, वो इस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब अभी तक हमने डिस्कस किया है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब किन फैक्टर्स पे स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करे डिपेंड करता है। वी डिस्कस्ड दैट नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। सो कौन सा स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जाए, दिस डिपेंड्स ऑन certain factors, and few of those factors are these, which is competence of superior, competence of subordinates. Competence का मतलब होता है capacity, right? Nature of work, degree of decentralization, degree of planning, communication techniques, system of control and financial factors. So मैं एक-एक करके देखते हैं ये सारे क्या हैं। अब कंपिटेंस ऑफ सुपीरियर का मतलब है कैपेसिटी ऑफ अ सुपीरियर, दैट इज एक सुपीरियर या मैनेजर में कितनी कैपेबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज विथ रेस्पेक्ट टू लीडरशिप स्किल्स कैसी है उस मैनेजर की, कम्युनिकेशन टेक्निक्स वो कैसा यूज करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज कैसी है, वो कंट्रोल कैसा करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। सो अगर एक मैनेजर की ये सारी स्किल्स काफी अच्छी है, उनमें ये सारी कैपेबिलिटीज है, तब वो मैनेजर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को अपने नीचे मैनेज कर सकता है, राइट। अब इन द सेम वे जैसे कि हमने कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर्स डिस्कस किया, कंपिटेंस ऑफ सुपीरियर्स डिस्कस किया, इन द सेम वे कैपेसिटी और कंपिटेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कि सबऑर्डिनेट्स काफी न्यू हैं, उनके पास एक्सपीरियंस कम है, देन इन दैट केस ऐसे सबऑर्डिनेट्स को बहुत ही टाइट सुपरविजन चाहिए अपने मैनेजर्स से। सो जहां पर टाइट सुपरविजन चाहिए मैनेजर्स से, वहां पर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल बेटर है।
सो न्यू या अनएक्सपीरियंस्ड सबऑर्डिनेट्स के लिए नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर हो तो वो बेटर है, एंड जहां पर सबऑर्डिनेट्स काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, ट्रेन्ड हैं, फिर वैसे सिचुएशन में एक मैनेजर भी 5-6 सबऑर्डिनेट्स को एट अ टाइम मैनेज कर सकता है. सो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल इज बेटर इन दैट सिचुएशन, राइट. अब नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है. अगर द वर्क इज रूटीन एंड रिपीटेटिव टाइप, ठीक है, तो जब रूटीन और रिपीटेटिव वर्क होता है तो क्या होता है, एम्प्लॉय और अ पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपर्टाइज हो जाती है उस काम में, राइट. सो अगर एक सबऑर्डिनेट को एक्सपर्टाइज हो गई है अपने वर्क प्रोफाइल में, तो वन मैनेजर कैन मैनेज लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर हिम, ठीक है, क्योंकि उसे एक्सपर्टाइज है, वो ट्रेंड हो चुका है अपने काम में. बट जहां पर की वर्क काफी डिफरेंट है, वो रिपीटेटिव नहीं है, रूटीन जॉब नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन एक मैनेजर के नीचे लेसर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स बेटर हैं, बिकॉज वहां पर मैनेजर को काफी क्लोज चेक रखना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के एक्टिविटीज पर, right. Then the next one is degree of planning. Higher the degree of plans, particularly standing plans clearly providing rules, procedures, methods, etc. in doing the work, higher would be the degree of span of control. So ये कहता है कि जहां पर डिग्री ऑफ प्लान्स, दैट इज रूल्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स काफी क्लियरली मेंशन्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन में, राइट. काफी क्लियरली मेंशन्ड है कि रूल्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, कौन से मेथड्स फॉलो करने हैं, स्टैंडिंग प्लान्स क्या है. अगर ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी क्लियरली मेंशन्ड है, देन काम करना काफी ईजी हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड. एक मैनेजर के नीचे ज्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रह सकते हैं. देन डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब कि जब टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को या अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी देती है किसी भी काम को करने के लिए, राइट. तो जब वो अथॉरिटी देती है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है सबऑर्डिनेट्स को उस काम को करने के लिए, और डिसीजन मेकिंग पावर भी जाता है सबऑर्डिनेट्स को उस काम करने के लिए. तो जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं रहता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास भी आ जाता है, देन द लोअर लेवल मैनेजमेंट पीपल जो हैं या सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो काफी इफेक्टिवली अपने काम को करते हैं, काफी फ्रीली करते हैं, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है. देन इन दिस सिचुएशन द वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल काफी सूटेबल रहता है, बिकॉज यहाँ पर वन मैनेजर कैन इफेक्टिवली मैनेज सच सबऑर्डिनेट्स जिनके पास की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी काम को करने के लिए. और जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, जहां पर सेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जहां की डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है, तो इन सिचुएशन में नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल सूटेबल है, राइट. अब कम्युनिकेशन टेक्निक्स. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी काफी बैकडेटेड फेस टू फेसेस पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक यूज होता है. तो जहां पर मॉडर्न कम्युनिकेशन वे नहीं यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन जो कि काफी टाइम सेव करता है, तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स नहीं यूज हो रहा है वहां पर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल बेटर है. बिकॉज देखो, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं यूज हो रहा है, इसका ये मतलब है कि पुराने टेक्निक्स यूज हो रहे हैं. ऑब्वियसली अब पुराने टेक्निक्स में काफी फ्लॉज हैं, उसमें काफी टाइम लगता है सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, राइट. सो व्हेन द प्रोसीजर इज टाइम टेकिंग, सो एक मैनेजर के नीचे कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स ही बेटर है, बिकॉज इफ कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो रहा है और नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स भी ज्यादा है तो वो काफी केओस, काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन में. सो जहां पर कम्युनिकेशन बहुत बेटर है, कम्युनिकेशन टेक्निक्स मॉडर्न यूज हो रहे हैं, वहां पर एक मैनेजर के नीचे ज्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स भी मैनेज हो सकते हैं प्रॉपरली बाय द मैनेजर. सो इन दिस सिचुएशन ब्रॉड स्पैन ऑफ कंट्रोल या वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल सूटेबल रहता है, राइट. नो सिस्टम ऑफ कंट्रोल. अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया जाए, डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास भी है, और एक्सटेंसिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, वहां पर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास काफी पावर रहता है, वो काफी इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अपने काम को करते हैं, उन्हें अपने काम की काफी समझ रहती है. तो यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक मैनेजर काफी अच्छे से ज्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अपने नीचे मैनेज कर सकता है.
एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल फैक्टर्स। अब हमने अभी तक डिस्कस किया है नैरो एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब बोथ नैरो एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, राइट। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या है कि ज्यादा नंबर ऑफ मैनेजर्स की जरूरत है सुपरवाइज करने के लिए एक्टिविटीज सबऑर्डिनेट्स की, तो ये कॉस्टली स्ट्रक्चर है। एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि एक मैनेजर के नीचे बहुत ज्यादा सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, तो इसके चलते ऑर्गेनाइजेशनल इनएफिशिएंसीज हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल इनएफिशिएंसीज, इन इनएफिशिएंसीज के चलते ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंस पे कंस्ट्रेंट्स तो आता ही है। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन पुट कर रही है एंड जो बेनिफिट उसे मिलेगा जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वो चूज करेंगे। अब जब ये कॉस्ट और बेनिफिट्स फ्रॉम द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को एक बैलेंस किया जाएगा बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तभी ही इट इज बेटर टू चूज विच स्पैन ऑफ कंट्रोल इज बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो दीज वर द फैक्टर्स विच अफेक्टेड स्पैन ऑफ कंट्रोल जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर लिया कि चलो वी विल गो फॉर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल या वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब ये कौन बताएगा कि वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर है तो कितने सबऑर्डिनेट्स वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में होने चाहिए? एक मैनेजर के नीचे 7 होने चाहिए, 8 होने चाहिए या 9 सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए? या फिर अगर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो कितने सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए एक मैनेजर के नीचे? 2, 3 या 4 होने चाहिए? तो ये ग्रैकोनास ने एक थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सो V.A. ग्रैकोनास जो कि एक फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, ही इंट्रोड्यूस्ड अ थ्योरी ऑन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ग्रैकोनास ने बोला कि देयर आर 3 स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 स्पेसिफिक काइंड ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होते हैं एंड इस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स को अगर कैलकुलेट किया जाए तब हमें मैथमेटिकली एक नंबर मिल जाएगा जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कितने सबऑर्डिनेट्स एक सुपीरियर के नीचे रखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स हैं क्या क्या। नाउ ये 3 है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। पहला है डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, दूसरा है डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप एंड तीसरा है क्रॉस रिलेशनशिप। अब डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप का सीधा मतलब है कि एक सुपरवाइजर के नीचे या एक मैनेजर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स हैं, तो बस ये काउंटिंग करके पता चल जाएगा। अब इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए सुपरवाइजर है और उसके नीचे बी और सी 2 सबऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि हम काउंट कर ले रहे हैं यहाँ पे सिंपली 1 एंड ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, राइट। सो इफ A supervises B and C who are the subordinates, there are 2 direct single relationship। हमें यहाँ क्या करना है? हमें यहाँ पर एक मैथमेटिकल नंबर लाना है, तो हमने एक नंबर लेते आया यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप इज n। यहाँ पर n इज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, तो कितने सबऑर्डिनेट्स हैं? 2, तो हमें एक नंबर मिल गया 2। तो डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप कितना हो गया इस सिचुएशन में? 2। अब डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं? नाउ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इन प्रेजेंस ऑफ अदर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सुपीरियर तो है यहाँ पर, सबऑर्डिनेट भी है और अदर सबऑर्डिनेट्स भी हैं। तो अगर एक सुपीरियर का एक सबऑर्डिनेट के साथ रिलेशन प्लस दूसरे के साथ क्या रिलेशन होगा, उसे डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पर एक मैनेजर है X, राइट, और उसके 3 सबऑर्डिनेट हैं A, B एंड C, तो 9 रिलेशनशिप्स निकलेंगे, 9 ग्रुप रिलेशनशिप्स, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसका फॉर्मूला क्या है? n to n minus 1 minus 1। अब यहाँ पर n अगेन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं, पर हम क्या करेंगे? n के जगह पर सिंपली 3 डाल देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था कि 3 सबऑर्डिनेट्स लिए हैं, राइट। सो n के जगह पर क्या आ गया? 3 आ गया, फिर ब्रैकेट में 2, अब फिर n की जगह 3 आएगा तो 3 minus 1 कितना होता है? 2 होता है। सो इट्स 2 स्क्वायर minus 1। 2 स्क्वायर कितना होता है? 2 स्क्वायर इज 4, दैट इज 2 into 2 is 4। तो 4 minus 1 कितना हो गया? 3, राइट। सो ब्रैकेट के अंदर आ गया 3 और ब्रैकेट के बाहर तो हमने 3 लिखा ही था, तो 3 into 3 is equal to 9। सो यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा विच विल डायरेक्टली गिव द नंबर ऑफ रिलेशन, राइट। अब या तो आप सीधे सीधे ऐसे रिलेशनशिप्स निकाल सकते हो इससे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, और या फिर इस फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हो, राइट। तो ग्रैकोनास का बेसिक मेन फोकस वाज टू फाइंड आउट द मैथमेटिकल नंबर, कितना नंबर होगा इन दीज रिलेशनशिप्स। तो मैंने डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप बता दिया, मैंने डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप बता दिया। अब क्रॉस रिलेशनशिप्स मतलब क्या होता है? एक सुपीरियर के नीचे 2-3 सबऑर्डिनेट्स हैं,
तो जो सबऑर्डिनेट्स के रिलेशनशिप हैं आपस में उसे क्रॉस रिलेशनशिप्स कहते हैं, राइट। सो यहां पर फॉर्मूला क्या है क्रॉस रिलेशनशिप का, n-1, n अगेन इज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, राइट। सो अगर 3 सबऑर्डिनेट्स हैं एक सुपीरियर के नीचे, तो यहां पर क्या होगा 6 रिलेशनशिप हो जाएगी, बिकॉज हम क्या करेंगे 3 यहां पर लिख दिया ब्रैकेट के बाहर, फिर ब्रैकेट, फिर 3 - 1, 3 - 1 2 हो गया, तो ब्रैकेट के बाहर 3 है, ब्रैकेट के अंदर 2 है, 3 × 2 = 6। तो यहां पर हमें एक और नंबर मिल गया 6। और वो क्या क्या रिलेशन होंगे, A विथ B विथ A। अब ये देखने वाली बात है यहां पर कि A विथ B जो रिलेशनशिप है इज डिफरेंट विथ B विथ A, राइट। A का रिलेशनशिप B के साथ एंड B का रिलेशनशिप A के साथ, दीज टू आर डिफरेंट क्रॉस रिलेशंस, राइट। इन द सेम वे देयर आर 4 मोर रिलेशंस, A विथ C, C विथ A, B विथ C एंड C विथ B। तो ये 6 मिल गए हमें। तो ग्रैक्यूनास का कहना है कि अगर हमें ये निकालना है कि एक सब सुपीरियर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स होंगे, तो हम सिंपली डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप वाले फॉर्मूला में डाल देंगे, फिर डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप वाले में डाल देंगे एंड क्रॉस रिलेशनशिप वाले फॉर्मूला में वो फिगर्स डाल देंगे, और इन तीनों को ऐड करके जो नंबर आएगा वही होगा सुटेबल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर, right? So with this, I come to the end of this topic. So do like and subscribe my channel, which is Simplified Basic Concepts. Thank you.